नमस्कार दोस्तों। पिछले किस्त में आपने देखा कि किस तरह बबीता के ड्राइविंग सीखने के बात पर घर में मतभेद हो जाता है और सभी उनसे बात करने से कतराने लगते हैं। अब आगे इसी बीच बबीता ने गाड़ी चलाना सीख लिया था। वह सुबह ही गाड़ी लेकर मायके चली जाती और रात में देर से लौटती। कभी उसका फ़ोन आता, आज मैं आ नहीं सकूंगी। बाद में इस तरह का फ़ोन आना भी बंद हो गया। कानूनी और सामाजिक तौर पर बबीता गिरधारी लाल के परिवार की सदस्य होने के बावजूद जैसे उस परिवार की कोई नहीं रह गई थी। यह एहसास अंदर ही अंदर गिरधारी लाल और उनकी पत्नी सुलोचना को खाए जा रहा था कि उनके बेटे का दाम्पत्य जीवन बबीता के निरंकुश एवं दायित्वहीन आचरण तथा उसके ससुराल वालों की हठबादिता से नष्ट हो रहा है। आखिर एक दिन दिनेश ने दृढ़ स्वर में बबीता से कहा, हम दोनों विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, इससे बेहतर है तलाक लेकर अलग हो जाएं। दिनेश को तलाक लेने की सलाह उसके पिता गिरधारी लाल ने ही दी थी। वो अपने बेटे के बिखरते वैवाहिक जीवन से दुखी थे। उन्होंने यह सलाह भी दी थी कि यदि बबीता उसके साथ अलग रहकर अपनी अलग गृहस्थी में सुखी रह सकती है तो वह ऐसा ही करे। पर दिनेश को यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था कि वो अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो जाए। दिनेश के मुंह से तलाक की बात सुनकर बबीता सन्न रह गई। उसे जैसे इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की अपेक्षा नहीं थी। इसमें उसे अपना घोर अपमान महसूस हुआ। मायके आकर बबीता ने अपने मम्मी पापा और भाइयों को दिनेश का प्रस्ताव सुनाया तो सभी भड़क उठे। रामगोपाल को जहां इस चिंता ने घेर लिया कि इतना अच्छा घर बर देखकर और काफ़ी दान दहेज देकर बेटी की शादी की, वहां इतनी जल्दी तलाक की नौबत आ गई। समाज और बिरादरी में उनकी क्या इज्जत रहेगी। पर लक्ष्मी काफ़ी उत्तेजित थी। वह चीख चीख कर बार बार एक ही वाक्य बोल रही थी कि उनकी ऐसी हिम्मत, उन्हें इसका मजा चखाकर रहूंगी। उधर बबीता के भाइयों नंद कुमार और नवल कुमार तथा उनकी पत्नियों को दूसरी चिंता ने घेर लिया कि बबीता यदि उनके घर आकर रहने लगी तो भविष्य में वह पापा मम्मी के संपत्ति में दावेदार हो जाएगी और उसे उसका हिस्सा भी देना पड़ेगा। इसीलिए दोनों भाइयों ने आपस में सुलह कर बबीता से कहा कि दिनेश ने तलाक के लिए आवेदन किया है तो करने दो, अपनी तरफ से तुम बिल्कुल आवेदन मत करना। भैया, मेरा भी उस घर में दम घुट रहा है, बबीता बोली। मैं खुद तलाक लेना चाहती हूँ और अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहती हूँ। इस अपमान के बाद तो मैं हरगिज वहाँ नहीं रह सकती। नंद कुमार ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी गलती कभी मत करना। तुम खुद तलाक लेने जाओगी तो ससुराल से कुछ भी नहीं मिलेगा। दिनेश तलाक लेना चाहेगा तो उसे तुम्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। गुजारा भत्ता की मुझे ज़रूरत नहीं, बबीता बोली। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई नौकरी ढूंढ लूँगी और अपना खर्च चला लूँगी, पर दोबारा उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। नहीं, अभी तुम्हें वहीं जाना होगा और वहीं रहना भी होगा, इस बार नवल कुमार ने कहा। बबीता ने आश्चर्य से छोटे भाई की ओर देखा, फिर बारी बारी से मम्मी पापा व भाभीियों की ओर देखकर अपने स्वर में दृढ़ता लाते हुए बोली, दिनेश ने तलाक की बात कहकर मेरा अपमान किया है। इस अपमान के बाद मैं उस घर में किसी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगी। समझाने के अंदाज में पर कठोर स्वर में नंद कुमार ने कहा, तुम अभी वहीं उसी घर में रहोगी जब तक कि तुम्हारे तलाक का फैसला नहीं हो जाता। तुम डरती क्यों हो? सभी तुम्हारे साथ हैं। शादी के बाद से कानूनन वही तुम्हारा घर है। देखता हूँ तुम्हें वहाँ से कौन निकालता है। बड़े भैया की बातों में छिपी धमकी से आहत बबीता ने अपनी मम्मी की ओर इस उम्मीद से देखा कि वही उसकी मदद करे। मम्मी ने बेटी की आंखों में व्याप्त करुणा और दया की याचना को महसूस करते हुए नंद कुमार से कहा, बबीता यहीं रहे तो क्या हर्ज है? हर्ज है? इस बार दोनों भाइयों के साथ उनकी पत्नियां भी बोली। ब्याही हुई बेटी का घर ससुराल होता है, मायका नहीं। बबीता को अपने पति ससुराल या ससुराल वालों से कोई हक हासिल करना है तो वहीं रहकर यह काम करें। मायके में रहकर हम लोगों की मुसीबत न बने। माँ ने सिर नीचा कर लिया तो बबीता ने अपने पापा की ओर देखा। बेटी को अपनी ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए देखकर उन्हें मुंह खोलना ही पड़ा। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाई लोग ठीक ही कह रहे हैं बबीता।
बेटी का विवाह करने के बाद पिता समझता है कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली है, पर इसके बाद भी उसे बेटी की चिंता ढोनी पड़े तो उसके लिए इससे बड़ी दूसरी पीड़ा नहीं हो सकती। बबीता पढ़ी लिखी थी, उसमें स्वाभिमान था तो अहंकार भी था। उसने अपने भाइयों और मम्मी पापा की बातों का अर्थ समझ लिया था। इसके पश्चात उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह उठी और चली गई। उसके जाते हुए किसी ने नहीं रोका। अचानक फोन की घंटी फिर बजने लगी तो राम गोपाल जी चौंके और लपक कर फोन उठा लिया। दिनेश की घबराहट भरी आवाज़ थी, पापा आप लोग जल्दी आ जाइए ना, बबीता ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली है। राम गोपाल का सिर घूमने लगा। फिर भी उन्होंने फोन पर पूछा, कैसे हुआ यह सब? अभी तो कुछ समय पहले ही यहाँ से निकली है। मुझे नहीं मालूम, दिनेश की आवाज़ आई। वह हमेशा की तरह आपके घर से लौटकर अपने कमरे में चली गई थी और उसने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। अंदर से धुआं निकलता देखकर हमें संदेह हुआ। दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर घुसे तो देखा वह जल रही थी। क्या वहाँ कुछ हुआ था? इस सवाल का जवाब न देकर राम गोपाल ने सिर्फ इतना कहा, हम लोग तुरंत आ रहे हैं। लक्ष्मी ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही पूछा, किसका फ़ोन था? दिनेश का। राम गोपाल ने घबराहट भरे स्वर में कहा, बबीता ने आग लगा ली है। इतना सुनते ही लक्ष्मी की चीख निकल गई। मम्मी की चीखें सुनकर नंद कुमार और नवल कुमार भी वहां पहुंच गए। नंद कुमार ने पूछा, क्या हुआ है? राम गोपाल ने जवाब दिया, बबीता ने यहाँ से लौटने के बाद शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा ली है। दिनेश का फ़ोन आया था। इतना कहकर राम गोपाल सिर थाम कर बैठ गए। फिर बेटों की तरफ देखकर बोले, ससुराल से अपमानित बेटी ने बायके में रहने की इजाज़त मांगी थी। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसे यहाँ रहने नहीं दिया। यहाँ से भी अपमानित होने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। चुप कीजिए, बड़े बेटे नंद कुमार ने जोर से अपने पिता को डांटा। आप ऐसा बोलकर खुद भी फंसेंगे और साथ में हम सबको भी फंसा देंगे। बबीता ने खुदकुशी नहीं की है, उसे मार डाला गया है। बबीता के ससुराल वालों ने दहेज के खातिर मिट्टी का तेल उड़ेलकर उसे जला डाला है। राम गोपाल ने आशा की डोर पर झूलते हुए कहा, चलो पहले देख ले, शायद बबीता जीवित हो। पहले आप थाने चलिए, नंद गोपाल ने फैसले के स्वर में कहा, और तुम भी चलो मम्मी। राम गोपाल का परिवार जिस समय गिरधारी लाल के मकान के सामने पहुंचा, वहां एक एम्बुलेंस और पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। मकान के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। जली हुई बबीता को स्ट्रेचर पर डालकर बाहर निकाला जा रहा था। गाड़ी रोककर राम गोपाल, लक्ष्मी, नंद कुमार तथा नवल कुमार नीचे उतरे। सफ़ेद कपड़े में ढकी बबीता के चेहरे की एक झलक देखने के लिए राम गोपाल लपके, पर नंद कुमार ने उन्हें रोक लिया। थोड़ी देर बाद ही पुलिस के 4 सिपाही और एक दरोगा गिरधारी लाल, दिनेश, सुलोचना और राजेश को लेकर बाहर निकले। उन चारों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी। दिनेश बबीता को बचाने की कोशिश में थोड़ा जल गया था। राम गोपाल की नज़र दामाद पर पड़ी तो जाने क्यों उनकी नज़र नीची हो गई।